तो हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोग एक तरह से डिस्कशन करते हैं, सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उस पर आपस में बातचीत करते हैं। तो चलिए, हमारा जो एक पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है क्या कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, गलत बात। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, सेकंड तो होते नहीं है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा था कि 1 घंटे में कितने मिनट, तो 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड हो गए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक दिन में 24 घंटा होता है और एक साल में 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। और लीप ईयर में 366 दिन, ऐसे नॉर्मली हम लोग 365 दिन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। इससे रिलेटेड प्रश्न रहे तो एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। एक महीने में ऐसे नॉर्मली 4 सप्ताह होते हैं, इस तरह से। तो इससे ज़्यादा कुछ तो खास होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या कि एन कहाँ लगता है। ए, एन और द का प्रयोग, ठीक है। ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, और द कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के लिए लगता है। अब समझने के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि ए है और एन है, ऐसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं क्या कि जो भावेल होगा और जो कॉन्सोनेंट होगा, जो भावेल होगा उसके आगे एन का प्रयोग करते हैं, जो कॉन्सोनेंट होगा उसके आगे ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर जो हम लोग ग्रामर में अंग्रेजी में देखेंगे, ऐसा शब्द जिसका साउंड जो है, स्टार्टिंग साउंड क्या होगा, भावेल साउंड होगा। भावेल हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, भावेल को यानी स्वर वर्ण बोलते हैं। तो उसमें अ, आ, हर्षही, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, 11 हो गया। अ, आ, हर्षही, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इतना। इनका उच्चारण हो तो उसके आगे लगाएंगे एन, बाकी सब की जगह ए लगाएंगे। एन का मतलब ए एन वाला एन। तो ये चीज़ें हो गई। द कहाँ लगाते हैं, तो द उस चीज़ के आगे लगाते हैं जो स्पेसिफिक हो, जो वन हो, जो यूनिक हो। जैसे कि ताजमहल, तो द ताजमहल। महात्मा गांधी जी एक ही थे, तो द महात्मा गांधी लगा देते हैं। तो इन तरह के वर्ड के आगे द का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपोजिट शब्द शब्द भी पूछ रहा है। जैसे कि ओल्ड, ओल्ड का एज्ड हो गया, इस तरह से। रिसेंट, रिसेंट का मतलब होता है नया, नवीन। कंटेम्प्रोरी, समकालीन। समकालीन का मतलब होता है जैसे कि के पाठक का शासन चल रहा है 6 महीने से, तो ये क्या हो गया, के पाठक के समकालीन, उसके समय में। वर्नल, वर्नल क्या होता है, वसंत से संबंधित। वर्नल क्या होता है, वसंत से संबंधित। इन सब चीज़ों का प्रश्न है। आगे थोड़ा सा और बढ़ा जाए तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलेशन भी है। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो चिल्ड्रंस आर टाउट, तुमको क्या करना है, व्हाट आर यू डू टू डू, व्हाट आर यू टू डू, यानी कि ट्रांसलेशन भी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ट्रांसलेशन भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। थोड़ा और आगे देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर है क्या कि समास है, समास के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो समास में क्या है कि समास किसे कहते हैं, तो समास कहते हैं जब दो पदों को आपस में मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। जब दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। जब दो पद आपस में जुड़ते हैं, जैसे यथा संभव, यथा अलग वर्ड है, संभव अलग वर्ड है, यथा संभव हो जाता है। इसमें क्या होता है, दो पद आपस में मिलते हैं, तो इसीलिए यह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे अनाथ, और एक अलग चीज़ हो गया नाथ, अनाथ, अनाथ हो गया, लंबोदर हो गया। इन तरह के वर्ड है जो कि दो पदों का मिलन होता है, जिसमें दो पद, प्रथम पद और अंतिम पद होते हैं। और किसी में प्रथम पद प्रधान होता है, किसी में अंतिम पद प्रधान होता है। तो समास में ये पूछ रहा है कि द्विगु समास किसे कहते हैं। तो दो चीज़ याद रखना है, एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है द्विगु समास, ठीक है। द्वंद्व मतलब होता है दो के बीच कंपैरिजन, जैसे कि, या फिर दो के बीच एक रिलेशन। समझने के लिए द्वंद्व में क्या होगा, जैसे भाई बहन, उसके बीच में डैश रहेगा तो समझ जाएंगे यह द्वंद्व है। माता पिता, माता और पिता जब लिखते हैं तो उसके बीच में भी डैश देते हैं, तो वो भी क्या हो गया, हाइफन जिसको बोलते हैं, तो वो भी हो गया हमारा द्वंद्व समास। और भी बहुत सारा उदाहरण है, जैसे सगे संबंधी, उसके बीच में भी डैश देते हैं। यानी ऐसे शब्द जहाँ पर बीच में हाइफन हो
या और का उच्चारण हो, सगे और संबंधी जैसे जिसको बोलते हैं माता और पिता, भाई और बहन, दादा और दादी, उसके बीच में या तो डैश भी दे देते हैं, तो वो चीज़ें कहलाएगा द्वंद्व समास। लेकिन यह पूछ रहा है द्विगु समास। द्विगु समास में होता है जहाँ पर किसी शब्द के आगे संख्या का समाहार हो, है ना, जैसे कि त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, ये हो गया आपको द्विगु समास। जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, चौराहा, 4 भुजाओं का समाहार, चौपाया, 4 पैर वाला जानवर, तो ऐसे शब्द कहलाएंगे द्विगु समास। तो द्वंद्व और द्विगु में अंतर समझ में आ गया होगा। अब आगे आता है तत्सम। शब्द को हम लोग पहले तो शब्द किसे कहते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं क्या कि सार्थक वर्णों के समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, है ना, वर्णों के सार्थक समूह को। वर्ण क्या हो गया, और आ से लेकर के अक्षत्रज्ञों तक ये सारे वर्ण हो गए। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। और यदि मूल रूप से देखा जाए तो उसमें जो वर्ण के 2 भाग बांटते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में उसकी कुल संख्या होती है 11, जैसे कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, 11 हो गए। उसके बाद 33 होते हैं व्यंजन वर्ण, जिसमें कि आता है कवर्ग, क ख ग घ ङ, चवर्ग, च छ ज झ ञ, टवर्ग, त ट ठ ड ढ, मूर्धन्त न जिसमें बोलते हैं। उसके बाद आता है तवर्ग, त थ द ध दंत न। उसके बाद आता है पवर्ग, प फ ब भ म। उसके बाद य र ल व, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद होता है तालब स, मूर्धन्त स, दंत स, ह। ठीक है, ये सारा, यस। उसके बाद उसमें व्यंजन अंतिम वाला क्या है, तालब स, मूर्धन्त स, दंत स, ह, वो 4 जो है वो हो गया उसमें व्यंजन। शुरू वाला य र ल व, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। यहाँ तक क्लियर है। टोटल मिलाकर के फिर ये सारे जो हो गए 8 इधर, 25 उधर। 25 में कौन सा, क ख ग घ से लेके प फ ब भ म तक 5 होता है। 25 25 है, इधर 8, 8 5 13 33, यानी कि 33 प्लस 11, यानी कुल मिला के मूल रूप से हमारे पास 44 वर्ण ही होते हैं मूल रूप से। लेकिन कुल वर्णों की संख्या ज्ञात करें तो जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वो है 52। उसमें क्यों 52, क्योंकि हमारा जो अक्ष है, त्र है, ज्ञ है, स्र है, ये चारों के चारों आपस में वर्णों को मिलाने से बनते हैं। जैसे अक्ष, क हलंत जोड़ मूर्धंत स हलंत जोड़ अ, अक्ष हो गया। त्र, त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, त्र। ज्ञ, ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ। स्र, तालव्य स हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, ये सारा। उसके बाद एक बड़ी रो आता है, एक अढ़ आता है, टोटल मिला के 52। तो अब है कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। तो जैसा कि पूछ रहा है कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्पत्ति यानी कि जब से शब्द बनना शुरू हुआ या जब से शब्द की शुरुआत हुई उस समय शब्दों को कितने भागों में बांटा गया। तो उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 4 भेद हो गए। तो शब्द के बारे में मैंने बता दिया, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब उसमें जो प्रकार बांटा, पहला उत्पत्ति के दृष्टि से, नंबर 1 तत्सम, उसके बाद तद्भव, उसके बाद देशज, विदेशज। तत्सम में क्या होता है कि तत्सम में संस्कृत का शब्द जिसको हम सीधे हिंदी में प्रयोग करते हैं वो कहलाता है तत्सम। जैसे दुग्ध, जैसे कुदाल, और बहुत सारे वर्ड होंगे। एक एग्जाम्पल दे दिए समझने के लिए। ऐसे शब्द जो संस्कृत का हो और लेकिन वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं तत्सम। लेकिन जब संस्कृत वाले शब्द का बदला हुआ रूप हिंदी में उपयोग किया जाए, जैसे दुग्ध का दूध उपयोग करते हैं, ऐसे कि अश्व हिंदी में भी उपयोग कर लेते हैं, अंग्रेजी में भी, तो ये हो गया मेरा तत्सम। अब यहाँ पर क्या था, छाह। छाह जो है संस्कृत शब्द है और उसको हिंदी में उपयोग करते हैं, तो छाह भी क्या हो गया तत्सम। तद्भव क्या हो गया, बदला हुआ रूप जिसका चेंज हो जाए। कुदाल संस्कृत में भी यूज होता है, कुदाल जो है हिंदी में भी यूज होता है। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देशज आता है। पहला हो गया था तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा हो गया देशज, चौथा हो गया विदेशज।
तो पहला में क्लियर हो गया। संस्कृत वाले शब्द जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वो कहलाते हैं तत्सम। जब संस्कृत वाले शब्द को बदल करके हिंदी में उपयोग करते हैं तो वह कहलाता है तद्भव। लेकिन देशज जो होता है, ये गांव घर में बोले जाने वाली जो भाषाएं होती हैं वो कहलाता है देशज। जैसे लोटा, जैसे डिबिया, तो ये चीज़ें लोटा, डिबिया और कटोरी और चूल्ही, चूल्हा, ऐसा कुछ, लालटेन और बहुत पगड़ी। तो इस तरह के वर्ड क्या कहलाते हैं? देशज। विदेशज में हो गए इंग्लिश के शब्द जब हिंदी में उपयोग किए जाते हैं तो उसको विदेशज कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब और कुछ भी है, पर्यायवाची शब्द भी है। पर्यायवाची में हो गया क्या कि पर्यायवाची कहते किसको हैं? जैसे एक चीज़ का अनेक नाम हो, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी को छात्र भी बोलते हैं, छात्र को स्टूडेंट भी बोलते हैं। तो और हिंदी में ही एक ही शब्द के अनेक नाम हो गए तो वो कहलाए पर्यायवाची। जैसे कि घर को निकेतन भी बोलते हैं, गृह भी बोलते हैं, आलय भी बोलते हैं, सदन, निकेतन, भवन, आगार, धाम, गेह, आवास, ये सारे के सारे क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द। किसके? तो घर के। तो इस तरह से हम लोगों को पर्यायवाची शब्द भी देखना होगा हिंदी ग्रामर से। अब आते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का मतलब ये हो गया कि स्वयं को दुख पहुंचाना, स्वयं को नुकसान पहुंचाना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मीन्स खुद को नुकसान पहुंचाना। एक और है मुहावरा, अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन तो हो गया क्या कि मूर्ख, महामूर्ख। अकल का पुतला किसे कहते हैं? जो बहुत बुद्धिमान हो। अकल का दुश्मन हो गया जो मूर्ख हो, और जो अकल का पुतला हो गया बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। एक और चीज़ है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? हाथी के पाँव में सबका पाँव। बहुत आसान है, हाथी के पाँव में सबका पाँव, यानी कि गांव में या फिर कहीं भी कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके हाँ में हाँ सभी मिलाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद एक और है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी। लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? मतलब कि समय देख करके रुख बदल लेना। जैसा जो सब जैसा कर रहे हैं उस हिसाब से खुद करने लगते हैं। तो वही हो गया, जैसी बहे बयार पीठ पर तैसी तीजे। अब और चीज़ है, संज्ञा शब्दों से पदार्थ के नाप तोल का बोध होता है। परिमाणवाचक संज्ञा। तो ऐसे भी हम लोग जो बात करते हैं कि संज्ञा कहते हैं किसको है? संज्ञा किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कान हो, चाहे आँख हो, हर नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से इसमें जो है द्रव्यवाचक संज्ञा को ही परिमाणवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, जिसमें कि हमें नाप तौल का बोध होता है। द्रव्यवाचक। अब एक और उदाहरण है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले क्रिया की बात करेंगे। क्रिया होता क्या है? क्रिया किसी भी काम को करना या होना। किसी भी काम का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। कोई भी एक्शन वर्ड, कोई भी काम हो, जैसे बोल रहे हैं तो वो भी काम है, देखना वह भी काम है तो वह भी एक एक्शन वर्ड है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। लेकिन इसमें क्रिया को जब 2 भाग में बांटते हैं तो एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का बात करोगे तो क्या हो जाएगा? यदि क्रिया के साथ कर्म हो या होने की संभावना हो तो उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे, और कर्म ना हो या होने की संभावना भी नहीं हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? संगीत, गीत, कुछ भी तो बोल रहे हैं, है ना? भाषण। एक देखना, क्या देख रहे हैं? बुक देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। इसमें कर्म है, काम का पता चलता है। खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी। लेकिन जब बोलते हैं कि हम सो रहे हैं, क्या सो रहे हैं उसका जवाब नहीं मिलता है, हमें कर्म का पता नहीं चलता है। हंसना, हंस रहे हैं, उसमें कर्म का पता नहीं चलता है। रोना, क्या रो रहे हैं पता नहीं। तो वो चीज़ें हैं, ऐसे शब्द रोना, हंसना, उसके बाद सोना, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? अकर्मक क्रिया कहलाएंगे। इससे पहले तद्भव क्लियर हो गया, देशज क्लियर हो गया। देशज में खिड़की हो गया, पगड़ी हो गया। विदेशज में चश्मा हो गया, डॉक्टर हो गया। तद्भव अमरूद हो गया, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा
क्या है। अब कुछ प्रश्न है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरातल सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु यात्रा का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। ठीक है, गांधी जी का जब गिरफ्तारी हुआ था तो धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। ठीक है, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आंदोलन के से प्रारंभ किया था। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। धरासन सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था। कौन सा सत्याग्रह? धरासन सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था। धरासन सत्याग्रहियों पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया था। अमेरिका के पत्रकार वेब मिलर ने धरासन घटना का विस्तृत रूप से आंखों देखा हालात का वर्णन किया था। धरासन गुजरात राज्य में स्थित है। अब क्लियर हो गया कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क पर हमला करने हेतु, अच्छा जी अब समझ में क्लियर आया। ये सॉल्ट वर्क क्या बोल रहा है? सॉल्ट का मतलब नमक से होता है ना। नमक पे जो है बनाने पर रोक लगा दिया गया था, अंग्रेजों ने इस पर टैक्स लगा दिया था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली थी और उसका स्टार्ट था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी प्रेम से हम आपका विरोध करेंगे, आपका यानी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। और 6 अप्रैल 1930 से इन्होंने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था। धरासन सत्याग्रह यानी धरासन नामक जगह पर जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने की थी। धरासन सत्याग्रह पर जो है अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया था। उसके बाद उन्होंने एक पत्रकार जो था वेब मिलर, जो कि धरासन सत्याग्रह घटना का आंखों देखा हालात का वर्णन भी किया था। और इसमें यदि बात करती है कहाँ पर है? गुजरात में। अब आते हैं सिपाही विद्रोह के दौरान। एक सिपाही विद्रोह हुआ था जिसमें कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। सिपाही विद्रोह के दौरान कौन था गवर्नर? जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय थे। 1857 के सिपाही विद्रोह, जिसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, 1857 में तत्कालीन कारण क्या था? 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आखिर हुआ क्यों था? क्यों लोगों में गुस्सा था? किसान में गुस्सा था, सिपाहियों में गुस्सा था। तो गुस्सा तो बहुत दिन से था, लेकिन 1857 में सिपाही के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसका मुख्य कारण यानी तत्कालिक कारण क्या था? वह था गाय और सूअर के चर्बी से बने कारतूस का कवर का प्रयोग करना। जो भारतीय सिपाही थे उनको जो बंदूक का गोली दिया गया, जिसको हम लोग कारतूस बोलते थे, उसका कवर जो होता था गाय और सूअर के चर्बी से बने हुए होते थे और इसी के लिए तत्काल विरोध शुरू हुआ। वर्ष 1856 में सरकार ने पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया था। 1856 में क्या हुआ था? पहले चलती थी ब्राउन बेस बंदूक और उसके स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निश्चय किया गया। 23 जनवरी 1857 को दमदमा के सैनिकों ने कारतूस प्रयोग करने से अस्वीकार कर दिया। बोला कि इस कारतूस का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको भनक लग गई थी कि इसका जो कारतूस का कवर है वो किस चीज़ का है? गाय और सूअर के चर्बी से बने हुए। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने विद्रोह आह्वान शुरू किया था। तो विरोध कहाँ किया था? विरोध तो दमदमा के सैनिकों ने किया था। उसके बाद जो है 34वीं रेजिमेंट जो 29 मार्च यानी 23 जनवरी 1857 को दमदमा में सैनिक ने अस्वीकार किया था उसको, उसी के 2 महीना बाद यानी 29 मार्च 1857 को 34वें रेजिमेंट यानी कि 34th रेजिमेंट याद रखना, बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने विद्रोह का आह्वान किया था। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूजन पर गोली भी चला दी थी। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई। 1 महीने बाद ही उनको फांसी पर लटका दिया गया। 34वां रेजिमेंट भी भंग कर दिया गया, क्योंकि उसमें भारतीय सैनिक अधिक थे। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी कि मतलब एक जगह शुरुआत हुआ, एक जगह आग लगा तो दूसरे जगह उसका जो है क्या हो गया, कहीं ना कहीं उसका लहर फैला। बेंजामिन डिजरेली के अनुसार 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह था। किसके अनुसार?
तो बेंजामिन डिज़रायली के अनुसार। डॉक्टर वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्या कहा गया? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, वीर सावरकर ने। अब आते हैं हम लोग, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी का नाम दिया। गवर्नर जनरल जो था, जो लॉर्ड डलहौजी था, उन्होंने अवध साम्राज्य को किस नाम से पुकारा? तो चेरी के नाम से। वर्ष 1856 में अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगाकर कर दिया गया। चूंकि अंग्रेजों का एक टारगेट होता था कि फूट डालो राज करो, कोई ना कोई दोष लगा करके उसको अपने राज्य में मिला लेना। डलहौजी का कार्यकाल भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से 1856 तक रहा। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। तो समझ में तो आ ही गया होगा कि अवध साम्राज्य को चेरी का नाम दिया गया। अवध साम्राज्य अवध साम्राज्य का विलय जो है, कुशासन यानी अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, उसके एवज में वो अपने अंग्रेजी शासन में मिला लिया। तो अंग्रेज का ये सब चलते रहता था। उन्होंने पंजाब का भी विलय कर लिया। कब? तो 49 में। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 में डलहौजी के समय में हुआ था। कब? द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में डलहौजी के समय में हुआ था। डलहौजी ने 1850 ईस्वी में सिक्किम राज्य के दार्जिलिंग क्षेत्र को भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। यानी सिक्किम राज्य पहुंच गया, वहाँ दार्जिलिंग क्षेत्र को अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। डलहौजी के व्यापगत का सिद्धांत हड़पने की नीति का प्रयोग भारत साम्राज्य के विस्तार के लिए किया गया। हड़प नीति किया गया, कोई ना कोई दोष लगा करके किसी भी राजा को अपने में मिला लेना, यही उसका टारगेट था, ताकि उसका साम्राज्य बढ़ सके, अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ सके। व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर जो है जैतपुर, अब ये व्यापगत मतलब होता है हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति इसको बोलते हैं, हड़पने की नीति। इसने जो है जैतपुर, संबलपुर 1849 में जीता, बघाट 1850 में जीता, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, 1855 में करौली राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से अंग्रेज का दमन जो था पूरे जोर शोर से था। अब जो अगला है, खान अब्दुल गफ्फार खान, रेड शर्ट्स लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन किया था। अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने क्या किया था? रेड शर्ट्स लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन किया था। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। दो चीज़ें हो गई, एक तो रेड शर्ट्स लाल कुर्ती की स्थापना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और दूसरा खुदाई खिदमतगार संगठन, कौन सा? खुदाई खिदमतगार संगठन किसने किया था? 1929 में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो गुलाम अहमद ने। तो नाम से मिलता जुलता है तो याद भी रहेगा। तो पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। फरायजी आंदोलन का हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियाँ ने नेतृत्व किया था। फरायजी आंदोलन का हाजी शरियतुल्लाह और दादू मियाँ ने नेतृत्व किया था। ये क्लियर है। उसके अलावा ताइनू आंदोलन का करामत अली जौनपुरी ने शुरुआत की थी। ताइनू आंदोलन किसने शुरुआत किया था? करामत अली जौनपुरी ने। तायूनी, तो ध्यान रखना है, ताइनू आंदोलन किसने? करामत अली जौनपुरी ने शुरुआत किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, ठीक है, एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ 1919 में, शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू की थी। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था कब? 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू की थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, अल हिलाल और मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड समाचार पत्रों से खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। अब दो चीज़ ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? 1919 में। किसने? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और मौलाना अली जौहर ने, मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड नामक समाचार पत्र निकाल करके आंदोलन में सहयोग किया था। अब बात करते हैं कि चंपारण आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। चंपारण आंदोलन को क्या कहा जाता है? भारत का सबसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी इसमें जो है अंग्रेजों के खिलाफ ये पहला मुहिम था गांधी जी के द्वारा, वो भी बिहार के चंपारण जिले में।
गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण से शुरू हुआ था। बिहार का एक किसान नेता था जिसका नाम था रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बिहार का एक किसान नेता कौन था? तो रामचंद्र शुक्ल थे, जो गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया था, आमंत्रण दिया था, उसको प्रेरित किया था। चंपारण की समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में कौन कौन थे, जो कि ये पता कर रहे थे आखिर प्रॉब्लम क्या है चंपारण में। तो इसमें आचार्य जेवी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख इत्यादि लोग शामिल थे। ये लोग क्या थे? इनके सहकर्मी थे, साथी थे, जो कि सहयोग कर रहे थे इस आंदोलन को कैसे बेहतर किया जाए, इसमें क्या परेशानियां हैं, इन चीज़ों के तथ्यों को जुटाना। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। एनजी रंगा ने क्या किया? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। और जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का क्या किया? विरोध किया, लेकिन उसी दौरान चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी हो गया कि महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को। तो इनको जो उपाधि दी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। ठीक है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से प्रारंभ हो गया। खिलाफत दिवस पूर्ण देश में 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। कब? तो खिलाफत दिवस पूरे देश में मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 में। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसान आंदोलन को नेतृत्व किया था। ठीक है, 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन को नेतृत्व किया था। सहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 से, ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई थी। अब कुछ अगला प्रश्न को देखते हुए, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग। स्वेज नहर नामक एक कृत्रिम जल मार्ग है। कृत्रिम इसलिए बोला गया है, स्वेज नहर का निर्माण किया गया। तो स्वेज नहर नामक जो कृत्रिम जल मार्ग है वह जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, यानी कि 2 सागर 2 जगह था, इसके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं था। तो लोगों ने, वहाँ के देश जो है आपस में मिल करके जो है एक नहर, एक चैनल बनाया जिसका नाम रखा गया स्वेज नहर, जो किसको किसको जोड़ती है? एक तरफ भूमध्य सागर, एक तरफ लाल सागर है। ऐसा क्लियर है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर के द्वारा 1956 में किया गया था। स्वेज नहर का नेशनलीकरण कब किया गया था, यानी राष्ट्रीयकरण? तो ये किया गया था 1956 में। इस नहर का कार्य 1859 से 1869 के बीच हुआ था और यह योजना बनाई गई थी 1854 में, यानी कि 59 से 69, यानी 10 साल लगे थे लगभग इसको बनाने में। इस नहर को आधिकारिक रूप से नवंबर 1869 में खोला गया। ईरी नहर ईरी झील, मिशिगन झील को यह जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? इसके साथ साथ ईरी नहर को, ईरी झील को और मिशिगन झील को। कील नहर उत्तर सागर बाल्टिक सागर के बीच यह स्थित है। पनामा नहर कैरेबियन सागर प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। केपी नहर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच स्थित है। अच्छा, ऐसा क्या? तो अब यहाँ से प्रश्न क्लियर हो गया कि स्वेज नहर जो है किन 2 महासागर को जोड़ता है, एक भूमध्य सागर, दूसरा लाल सागर। यहाँ तक क्लियर। यह कहाँ? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने 1956 में इसका प्रस्ताव पास किया था और 59 से काम शुरू हुआ, 69 तक चला, 10 सालों तक। योजना बनाई गई 1854 में और खोला गया था 1869 को ही। अब है ईरी नहर की बात कर लें। इसके अलावा ईरी नहर जो है ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने वाला एक नहर है जिसका नाम ईरी झील है। जैसे ये स्वेज नहर हो गया, एक लाल सागर, एक भूमध्य सागर को जोड़ता है, उसी तरह से ईरी नहर बनाया गया जो कि ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। उसी तरह कील नहर बनाया गया जो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। उसी तरह से केपी नहर बनाया गया जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है। अल्बर्ट नहर है, ये एंटवर्प, लीग और वेनेलक्स को जोड़ती है। बेलेंड नहर है जो ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है। कुल मिलाकर के ये सारे के सारे कृत्रिम झील हैं, कृत्रिम नहर है, कृत्रिम चैनल है, कृत्रिम जलमार्ग है, जिसको कि जोड़ने का काम किया गया बाद में सरकारों के द्वारा।
अब हडसन नदी है, न्यूयॉर्क शहर से होकर गुजरती है। न्यूयॉर्क शहर से होकर गुजरने वाली नदी का नाम क्या हो गया? हडसन नहर। लंदन किस नदी किनारे है? इसे कहा जाता है ना कौन सी नदी किनारे, क्या पटना जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, ऐसा कुछ। हुगली नदी किनारे कलकत्ता बसा हुआ है। उसी तरह से लंदन टेम्स नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी किनारे, लिवरपूल मर्सी नदी किनारे, सिडनी डार्लिंग नदी किनारे, बेलग्रेड डैन्यूब नदी किनारे। याद हो गया मेरे ख्याल से। बेलग्रेड किस नदी किनारे? डैन्यूब। सिडनी किस नदी किनारे? डार्लिंग। लिवरपूल मर्सी नदी, पेरिस सीन नदी और लंदन टेम्स नदी। तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद है बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का और रूस के बीच स्थित है। पाक जलडमरू मध्य पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य जो है श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। डोबर जलडमरू मध्य उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर के मध्य स्थित है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से संबंध है। कुल मिलाकर के यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एक तरह से यह रिवीजन होगी और रिवीजन करेंगे ताकि हमारे पास क्वेश्चन का स्टॉक बढ़े। धन्यवाद।